नमस्कार, मैं हूं श्री नारायण तिवारी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सर्वेसर्वा शरद पवार जी का वह बयान जिसमें उन्होंने कांग्रेस की तुलना जमीन खो चुके जमींदार से कर दी है, इसको लेकर पूरे देश में बवाल सा मच गया है। समूचे देश में कांग्रेसी हलके में एक तरह से उफान आ गया है, तूफान आ गया है, बवंडर आ गया है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में सरकार भले ही चल रही है, शिवसेना सुप्रीमो उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में सरकार भले ही चल रही है, लेकिन इसके असली चालक तो शरद पवार ही माने जा रहे हैं। शरद पवार जी की रणनीति का ही फल है कि 3 विपरीत विचारधारा की पार्टियां इकट्ठा आकर के सरकार बनाई है और सरकार लगभग 1.5-2 साल से चल रही। एक तरफ शिवसेना अपनी सरकार को बचाए रखने में, उस सरकार को टिकाए रखने में मशगूल है, व्यस्त है, परिश्रम कर रही है, तो सरकार के जनक, सरकार गठित करने में जिनकी सर्वाधिक भूमिका थी, ऐसे नेता शरद पवार अपने ही मित्र पक्ष को नाराज करते दिख रहे हैं। इस पर आश्चर्य व्यक्त किया जा रहा है। आश्चर्य इस बात का कि शरद पवार बिना कुछ सोचे समझे नहीं बोलते, वो एक चतुर खिलाड़ी हैं। चर्चा यह हो रही है कि क्या शरद पवार को कांग्रेस की अब आवश्यकता ही नहीं है। तिपहिया सरकार है, इस सरकार में तीनों दल की बड़ी ही अहम भूमिका है। एक भी घटक अगर निकल जाए, जैसे रिक्शे का कि एक भी पहिया अगर निकल जाए तो रिक्शा वहीं रुक जाता है, 1 इंच आगे नहीं चलेगा। अगर पीछे से और गाड़ियां, मजबूत गाड़ियां आ रही हैं तो पिचक के वो चटनी बन जाता है। यहां इस ऐसे माहौल में भी शरद पवार जी का यह कहना कांग्रेस को अपमानित करने जैसा बोलना आश्चर्य में डाल रहा है। यह निश्चित है कोई सोची समझी रणनीति का हिस्सा होगा। शरद पवार जैसा चतुर खिलाड़ी, चतुर चाणक्य ऐसे नहीं बोलेगा। आप भी सोचिए, आप विचार करिए, क्या शरद पवार जी ऐसा बोल सकते हैं? नहीं। एक चैनल को इंटरव्यू देते समय एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा था, सवाल रिपोर्टर द्वय ने सवाल पूछा था। सवाल 2024 की बात हो रही थी। 2024 में विपक्ष की ओर से, संयुक्त विपक्ष की ओर से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन बनेगा। इससे पहले पत्रकार द्वयों ने अपनी तरफ से कहा था कि जब कोई कांग्रेस की बात आती है, कांग्रेस वाले कहते हैं हमारे पास तो राहुल गांधी हैं, फिल्मी डायलॉग स्टाइल में। शरद पवार उसी संदर्भ में बात करते हुए, अपना पक्ष रखते हुए कहते हैं कि कांग्रेस समझ ही नहीं पा रही है। फिर उन्होंने उदाहरण दिया उत्तर प्रदेश के जमींदारों का। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के जमींदार जिनके पास हजारों एकड़ जमीन हुआ करती थी, बड़ी बड़ी हवेलियां थी, जब सीलिंग आ गया, लैंड सीलिंग आ गया और सब उनकी जमीन चली गई, सारे रह बची खाली हवेली थी। जब वो सुबह जमींदार हवेली से बाहर निकलता, देखता चारों तरफ हरियाली, जब उसके पास बची खुची 15 से 20 एकड़ जमीन हुआ करती थी, तो भी कहता था ये सब पहले मेरा हुआ करता था, यह सब पहले मेरा था। अरे शरद पवार जी कहते हैं यह उनका था, है नहीं। यह बात जमींदार को समझ लेना चाहिए। उन्होंने सीधा सीधा कांग्रेस के राहुल गांधी को जमींदार से तुलना की। उन्होंने अब आगे कहा भी, एक समय था कश्मीर से कन्याकुमारी तक इनका राज था, इनकी सरकारें हुआ करती थी, लेकिन आज सिमट गई हैं। इनको हकीकत स्वीकार कर लेना चाहिए। कुल मिलाकर के शरद पवार जी कांग्रेस को एक तरह से जैसे बिगड़े खानदान के बिगड़ेल बच्चे होते हैं ना, बिगड़े खानदान से तात्पर्य जो कभी रईस हुआ करते थे, अब खत्म हो गए हैं, ऐसे खानदान के, बर्बाद खानदान के स्वयंभू रईस बच्चे से तुलना इनकी की है, बिगड़ेल बच्चे से तुलना की है शरद पवार जी ने। इसका रिएक्शन आना था, आएगा। महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले टूट पड़े हैं। वो कह रहे हैं कांग्रेस ने अपनी जमीन की रखवाली के जिन्हें रखा, जिन लोगों को रखा, वो जमीन हड़प गए, माने एक वो डाका डाल दिए, माने शरद पवार जी को डकैत बना दिए, वो चोर बना दिए, जमीन हड़पने वाला बना दिए। शरद पवार के बारे में श्रीखंडाचा भूखंड खाने वाले स्वर्गीय आदरणीय बाला साहब ठाकरे कहा करते थे, जमीन आया तो शरद पवार के ऊपर आरोपों की लड़ी लगनी ही लगनी है।
खैर ये पुरानी बात हो गई। आदरणीय बाला साहब जी, स्वर्गीय आदरणीय बाला साहब जी के शब्द पुराना हो गया है, लेकिन आज नाना पटोले फिर वही कह रहे हैं कि जमीन की रक्षा के लिए, कांग्रेस की जमीन की रक्षा के लिए जिन लोगों की जिम्मेदारियां सौंपी गई थी वो जमीन हड़प गए, डाका डाल लिए। जो मुझे दिख रहा है, शरद पवार कोई लंबी चौड़ी योजना के तहत यह वाक्य निकाले हैं। बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए उनसे, उन्होंने अब हर क्वेश्चन का जवाब दिया। सरकार बना कैसे गठित हुई, रिक्शा सरकार कैसे बनी, ये सारे जवाब उन्होंने दिए। उसमें उन्होंने संजय राउत के बारे में कहा कि उन्होंने पहल शुरू की, एक तरह से रहस्योद्घाटन किया है कि सरकार बनाने की पहल शिवसेना की तरफ से संजय राउत ने की। फिर उन्होंने ये भी माना है कि कांग्रेस के कुछ लोग बोलते थे कि राहुल गांधी तैयार नहीं थे इस सरकार में, अर्थात राहुल गांधी शिवसेना के नेतृत्व में सरकार बने, उसमें कांग्रेस शामिल हो, इसके लिए राजी नहीं थे। शरद पवार जी कह रहे हैं, बोले मैंने मेरे कान से नहीं सुना था, बोले हैं, कहते हैं कि उनको उसमें बताया गया ऐसा खिलाफ है। उन्होंने कहा कि जब सोनिया गांधी से उन्होंने संवाद स्थापित किया और समझाया माहौल को, तो सोनिया जी तैयार हो गई। राहुल के बारे में उन्होंने कोई स्पष्ट कहा कि मुझे नहीं पता है, लेकिन सुना था मैं। मामला यह है, एक तरफ ये मान रहे हैं, एक तरफ ये देख रहे हैं, और ये सुनिश्चित है कि कांग्रेस अगर इस तिपहिया सरकार से हटती है तो सरकार वहीं कोलैप्स हो जाएगी, समाप्त, लीला समाप्तम हो जाएगा। फिर भी बोल रहे हैं। इसका मतलब आप सोचिए कि जो बीच में वाईबी चौहान में 2 दिन पहले शरद पवार जी ने बैठक बुलाई थी अपने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मंत्रियों, विधायकों, पूर्व विधायकों, पराजित विधायकों, सांसदों, पराजित सांसदों, पूर्व सांसदों और जिला अध्यक्ष ऐसे नेताओं की बैठक बुलाई थी। उसमें इन्होंने संकेत दे दिया था, चर्चा है कि स्पष्ट संकेत दिया है कि चुनाव की तैयारी करो, अर्थात मध्यावधि चुनाव कहीं नजदीक तो नहीं है। यह शंका सबके मन में आ रही है, आपके मन में भी आती होगी, क्योंकि बैठक में चुनाव की तैयारी करो कहा है। अब उन्होंने स्पष्ट मध्यावधि शब्द का उपयोग किया कि नहीं किया, यह मैं दावे से नहीं कर सकता, लेकिन कामाला लागा जो उनके शब्द है मराठी में, तो कामाला लागा का आदेश दे दिया है। 2 दिन पहले बैठक, कामाला लागा का आदेश, अपने लोगों को तैयार रहने का आदेश, और प्रगति पुस्तिका देखने का तो बहाना था, वो तो कोई मतलब नहीं था, और उसमें ईडी की केंद्र से की जा रही कार्रवाइयां, ये सारे मुद्दे। इसके बाद शाम को उद्धव ठाकरे जी से दोपहर को मुलाकात करना, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मुलाकात करना, ये सारी बातें कुछ इशारा कर रही हैं, कुछ तो अलग चल रहा है। क्या चल रहा है अभी क्लियर नहीं है, लेकिन कुछ तो अलग चल रहा है जो सामान्य से हटके है। कहीं कांग्रेस को बाजू में करके राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी कुछ रणनीति तो नहीं बना रही है। इतना तो पक्का है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यदि शिवसेना के साथ चुनाव लड़ती है तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का बहुत भला होगा, ऐसा उनके 90% नेता मान रहे हैं कि नहीं होगा। बहुत भला होगा ऐसा वो भी जान रहे कि नहीं होगा, उनके नेता मान रहे कि नहीं होगा। उनके नेताओं का, उनके विधायकों का कहना है, राष्ट्रवादी विधायकों का कहना है कि शिवसेना का जो वोट है, शिवसेना का कट्टर वोट है, कट्टर हिंदूवादी वोट है, कट्टर मराठीवादी वोट है, वो किसी भी हालत में राष्ट्रवादी को नहीं मिलेगा। वो घूम करके या तो भाजपा की तरफ चला जाएगा या फिर मनसे, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, अर्थात उनके चचेरे भाई राज ठाकरे की पार्टी की तरफ चला जाएगा, राष्ट्रवादी को नहीं मिलेगा। लगभग यही बात शिवसेना के लोग भी कह रहे हैं कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का जो मुस्लिम वोट है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी मुस्लिम तुष्टीकरण वाली पार्टी है, तो उनका वोट इनको मिलेगा, ऐसा विश्वास शिवसैनिकों को भी नहीं है, शिवसेना नेताओं को भी नहीं है। नेता आपस में बैठ करके कंप्रोमाइज कर सकते हैं, आम वोटर, आम मतदाता क्यों कंप्रोमाइज करे जब उसके पास विकल्प है किसी भी पार्टी के। कल भाजपा ठेका ले ले तो भाजपा को ठेके पर अगर भाजपा किसी और पार्टी को वोट देने के लिए कहेगी तो भाजपा का जो कट्टर हिंदूवादी वोट है वो उनके कहने पर नहीं देगा। उन्हें जो पसंद आएगा, जो उन्हें मतदाताओं को अपने इलाके में विकल्प दिखेगा, बेहतर विकल्प दिखेगा, मजबूत विकल्प दिखेगा, वो उनको वोट देंगे। भाजपा के ठेके को वोट नहीं है, वो कोई भी वोटर किसी का नहीं होता। कार्यकर्ता होता है तो कार्यकर्ता के बल पे कोई सरकार नहीं बनती, कार्यकर्ता के बल पे कोई जीत हासिल नहीं होती। जीत हासिल होती है फ्लोटिंग वोट से, और ये जो 15-16% फ्लोटिंग वोट होता है यह किसी कहने में आएगा ऐसा नहीं है, ये माहौल देखकर आगे पीछे होता है, माहौल देखकर निर्णय लेता है। तो जो शरद पवार जी कह रहे हैं ये निश्चित है, ये कोई रणनीति का हिस्सा है। सबसे पहले रणनीति ये देख लीजिए कि अभी जो एक राज्यसभा सदस्य का निधन हुआ है कांग्रेस के, राजीव सातव जी का, युवा नेता थे, उनका निधन हो गया कोरोना के चलते अभी मई महीने में, अप्रैल मई महीने में।
16 मई के आसपास उनका निधन हो गया है, तो वो सीट खाली हो रही, उसका चुनाव होने जा रहा है। सबसे पहला तो ये लग रहा है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की निगाह वो है सातों की सीट पर अपना उम्मीदवार चुन के लाने की योजना दिख रही है। चाणक्य हैं, इस सरकार के जन्मदाता हैं, इस सरकार के रिमोट कंट्रोल धारक हैं, इस सरकार के संरक्षक हैं, तो ये निश्चित चाहेंगे कि ऐसा कोई व्यक्ति ला दें जिससे कि बहुत सारी समस्या कम हो जाए। समस्या किस तरह के राज्य सरकार के सामने है या पार्टी के सामने है? मराठा आंदोलन है, ओबीसी आंदोलन है, SC/ST प्रमोशन का आंदोलन है, मतलब हर व्यक्ति आंदोलनरत है राज्य में किसी न किसी रूप में। और नाराजगी देखिए तो हर तबके में नाराजगी है। गरीब है वो गरीबी से त्रस्त है, अमीर है वो उसके पास उसका संपत्ति, उसका माल पड़ा हुआ बिक नहीं रहा है, बिल्डर है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, सब के सब परेशान है, सब कहीं न कहीं सब परेशान हैं। इस बात को सरकार भी जान रही है, नेतागण भी जान रहे हैं। डाइवर्ट करने के लिए हो सकता है, आंदोलनरत हर व्यक्ति है, हर व्यक्ति आंदोलन कर रहा है, तो उसमें ऐसा चाहेंगे शरद पवार जी, ऐसा कोई राज्यसभा में व्यक्ति भेज दें, ऐसा कोई मराठा नेता, ऐसा कोई ओबीसी नेता, ऐसा कोई SC/ST का नेता भेज दें जिससे कि आंदोलन कम से कम एक धड़े का तो रुक जाए, ऐसी कोशिश होगी। कांग्रेस तीसरी सीट पर बैठी पार्टी है। अब महाराष्ट्र की स्थिति आप जान ही रहे हैं, सबसे बड़ा दल भाजपा है जो 106 सीट लेके 106 विधायक लेके आया, लेकिन विपक्ष में बैठा है। दूसरे स्थान पर शिवसेना थी, शिवसेना के 57 विधायक थे। इसके बाद एनसीपी के 53, कांग्रेस के 43, तो अब 57, 53 और 43 से तीनों मिलकर रिक्शा बन करके एक सरकार बना लिए हैं, चल रही है। तीसरी सीट पर 43 पर बैठी है कांग्रेस। अगर कांग्रेस का सांसद का निधन हुआ है तो ये सीट उनको ही मिलेगी, अब ये गारंटी नहीं है, भले उनकी सीट थी। इस अघाड़ी सरकार में कांग्रेस के कोटे में विधानसभा अध्यक्ष का पद दिया गया था, लेकिन उस समय विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले इस्तीफा देकर के हट गए हैं, तब फरवरी महीने से पद खाली पड़ा हुआ है। अब वो उस पद पर भी दावा उनका खत्म कर दिया गया है, ऐसा लग रहा है, क्योंकि अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो रहा है। इनके पास ऑन रिकॉर्ड 170-71 विधायक हैं। सत्तारूढ़ दल कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना, इसके अलावा जो निर्दलीय को समर्थन दे रहे हैं, 171 इनके पास विधायक हैं, और विपक्ष के पास 113, और एमएनएस एक अलग है, AIM का 2 विधायक अलग हैं। मतलब किसी भी रूप में विपक्ष इन्हें टफ फाइट दे पाए ऐसी स्थिति विधानसभा के अंदर नहीं है। इसके बावजूद ये सरकार विधानसभा में स्पीकर अर्थात विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव नहीं करा पा रही है। 12 विधायक निलंबित कर दिए हैं, बिना किसी कारण खास निलंबित कर दिए हैं, और उस पर मामला कोर्ट में चल रहा है, फिर भी अपना अध्यक्ष नहीं चुन पा रहे हैं। इसका मतलब अंदर कितनी बड़ी बगावत की संभावना है, अंदर कितना बड़ा उबाल है, ये आप अनुमान लगा सकते हैं। अगर कांग्रेस सीट सहर्ष नहीं छोड़ती है तो निश्चित है कई लोग खड़े हो जाएंगे। भाजपा तो अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी। भाजपा का गणित जो चलता है वो चलेगा ही चलेगा है। आपको पता है अंगणित फिट करने में भाजपा काफी माहिर है, क्योंकि राज्यसभा का मामला है, एक राज्यसभा सदस्य बढ़ेगा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिल्ली में जाकर के राज्यसभा में मजबूती प्रदान करेगा। राज्यसभा में अभी भी भाजपा का स्पष्ट बहुमत नहीं है। एनडीए का भी अभी तक क्लियर कट बहुमत नहीं है, वो नवंबर-दिसंबर तक एनडीए बहुमत में आ जाएगा, भाजपा के लिए बहुमत आ जाएगा। तो एक व्यक्ति मोदी को मदद करने दिल्ली जाएगा, तो वो सारे गणित, सारे अंक गणित मोदी अमित शाह लगा देंगे, अपना प्रत्याशी चुनकर जरूर लाएंगे। ऐसी स्थिति में अगर सातों की जगह पर कांग्रेस अपना उम्मीदवार खड़ा करती है, राष्ट्रवादी कुछ गुल खिलाती है, शिवसेना तो मुझे लग रहा है सीएम पद मिल गया है, कुछ बहुत नहीं कर पाएगी। हो सकता है इसमें क्रॉस वोटिंग हो जाए। जिन 12 विधायकों को 1 साल के लिए निलंबित किया गया है, उन्हें विधान भवन परिसर से निलंबित किया गया है। उनके राज्यसभा के चुनने के लिए, राज्यसभा के सदस्य के चुनाव में हिस्सा लेने के लिए उनको इजाजत देनी ही पड़ेगी। तमिलनाडु सरकार, तमिलनाडु में इसका नजीर है, और अगर ये नहीं मानेंगे विधान परिषद में, विधान भवन में प्रवेश के प्रतिबंधित है, तो राज्यपाल निर्वाचन आयोग चाहे तो वो इनका चुनाव विधान भवन परिसर से बाहर भी ले सकता है, जहां विधानसभा स्पीकर, एक्टिंग स्पीकर का आदेश लागू ही नहीं होगा, और गुप्त मतदान का आदेश हो सकता है। जैसा भी होगा, लेकिन ये जरूर रणनीति है बड़ी। शरद पवार जी का बयान, शरद पवार जी का यह बयान जो राहुल गांधी का उजड़े चमन का शेर, उजड़े चमन का राजा जो दिखा रहे हैं, वो निश्चित रूप से रणनीति का हिस्सा है। या तो सरकार गिराने की योजना बना रहे होंगे, अथवा कोई दिल्ली की सेटिंग हुई होगी, दिल्ली से दोस्ती जो इनकी बहुत पुरानी है, उसके तहत कुछ कर रहे होंगे।
ये शरद पवार जी जो कहते हैं, जो दिखता है वो असली नहीं होता। शरद पवार जी की रणनीति कभी झलकती नहीं है। इनका आकलन लगाना असंभव है, किसी के बस का नहीं है। शरद पवार जी कब किसके मित्र होंगे और कब उसका पत्ता काट देंगे कहा नहीं जा सकता। आज सरकार के संरक्षक हैं, कल क्या कर डालेंगे, इनके दिमाग में क्या चल रहा है, इसका स्टडी कर पाना असंभव है। ये जो कुछ बोले हैं रणनीतिक हिस्सा है, कांग्रेस को सबक सिखाने का हिस्सा है। हो सकता है कांग्रेस को बाय बाय टाटा करने के मूड में हो गए होंगे। खुद कह रहे हैं ना कि राहुल गांधी का मुद्दा, सोनिया गांधी का मुद्दा, अब इनकी क्षमता नहीं, समझ लेना चाहिए। इसका मतलब कांग्रेस को खिंचा करके, कांग्रेस को चिढ़ा करके, कांग्रेस को परेशान करके ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि धीरे से अलग हो जाए। वैसे उत्तर प्रदेश चुनाव है, कांग्रेस के प्रवक्ताओं को मुंह खोलने का साहस नहीं हो रहा है। जब ओवैसी के लोग पूछते हैं कि महाराष्ट्र में सरकार किसके साथ चला रहे हो, महाराष्ट्र में सरकार तो शिवसेना के साथ चला रहे हो, राम भक्त के साथ चला रहे हो, कट्टर हिंदू के साथ चला रहे हो, किस मुंह से मुसलमानों का वोट मांगने कांग्रेस उत्तर प्रदेश में आ रही है। तो उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर, आज जो 5 राज्यों के चुनाव हैं, गोवा, इन चुनावों में कांग्रेस की भद पिटती दिख रही है। यह भी संभव है कि कांग्रेस अपनी भद पिटने से बचाने के चक्कर में दूर हो जाए। वैसे भी तीसरी अघाड़ी में तीसरी सीट है, कितना क्या मिल रहा है ये हम आप सबको मालूम है। कांग्रेस भी कुछ हो सकता है, मेरुदंड अगर इनका कुछ मजबूत हुआ हो तो बाय बाय टाटा कर लें। शरद पवार जी का बयान कुछ तो गुल खिलाने वाला है, कुछ तो नया होने जा रहा है। क्या होगा नहीं मालूम। ये निश्चित है कि राज्यसभा की एक सीट पर दांव लग चुका है, आगे और लंबा क्या होगा वो समय बताएगा। फिलहाल इस मुद्दे पर इतना ही। आपको कैसा लग रहा है? क्या शरद पवार जी ऐसे ही बोल दिए हैं कि किसी रणनीति का हिस्सा है? आप अपना मत हमारे चैनल के यूट्यूब चैनल नेशनल न्यूज के कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। फिलहाल इस मुद्दे पर इतना ही। धन्यवाद।